हाय दोस्तों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे रिविजन्स करवाए जा रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के, और मैं जिसमें फ़िज़िक्स का रिवीजन करवा रहा हूँ। हम लोगों ने पहले भी कई यूनिट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SHM। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये सब का रिविजन्स कर चुके हैं। तो उसके वीडियो चैनल्स पे अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फिज़िक्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वेव एंड ऑसिलेशंस। ठीक है, तो वेव एंड ऑसिलेशन वाला हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ पे, जिसमें हम लोग यहाँ पे पार्टिकल के वेव वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, और यहाँ पे हम लोग एनर्जी, ये सब की रिलेटेड बात करेंगे। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन हो गया, एनर्जी हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कुछ यहाँ पे स्प्रिंग से रिलेटेड बात करेंगे कि स्प्रिंग का क्वेश्चन कैसा आता है यहाँ पे। ठीक है, रिवीजन है तो हम लोग इस पर मेनली उस क्वेश्चन पे फोकस जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मेनली उस हम लोग थियरी या उस फॉर्मूले पे फोकस करेंगे। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे लूप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सोनोमीटर, वायर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में। और जो मेनली क्वेश्चन जहाँ से आता है वो होता है क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, तो हमें जो होता है यहाँ पे मेनली इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर ये वाला। तो ये हमारा जो आज का लेक्चर है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं SHM किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे थियरी थोड़ा वो देख लेते हैं। SHM क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल का एक रिपीटेड टाइम में अपने पाथ को रिपीट करना। ठीक है, मीन्स अगर हमारा पार्टिकल जो है, ठीक है, सर्कुलर अगर मोशन कर रहा है तो स्पेसिफिक टाइम में किसी अगर पॉइंट से एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल वापस से आ रहा है तो क्या होगा SHM। ठीक है, कहीं पे भी अगर ये क्या होता है, ये पीरियोडिक मोशन किसका एग्जांपल है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक मोशन। यहाँ पे पीरियोडिक के अंदर SHM आता है। ठीक है, तो पीरियोडिक का है ये। तो पीरियोडिक में क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का अपने पाथ को एक रेगुलर इंटरवल के टाइम रिपीट करना। वो पाथ कैसा भी, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, वो पाथ कुछ इस तरह होगा, बट ये होना चाहिए कि एक टाइम के बाद में उस अपने पॉइंट से वापस से रिपीट होना चाहिए। ठीक है, हमारा पाथ वो कैसा भी है, सर्कुलर है, इस तरह हो या फिर इस तरह हो। ठीक है, हमारा पाथ कैसा, बस वो पॉइंट क्या होना चाहिए, दोबारा हमारे पास रिपीट होके आना चाहिए कि स्पेसिफिक टाइम के बाद। ठीक है, तो वो होगा पीरियोडिक। पीरियोडिक में खाली इतना है। ठीक है, बट SHM में क्या है, एक पॉइंट चेंज होता है कि टू एंड फ्रो अबाउट द पॉइंट। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो खाली एक पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कोई पॉइंट था तो पार्टिकल यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर यहाँ गया, फिर वापस आया। ठीक है, टू एंड फ्रो। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता है जैसे हमने पीरियोडिक में पढ़ा है, स्पेसिफिक टाइम में रिपीट तो हो रहा है, बट क्या होना चाहिए, पॉइंट के टू एंड फ्रो, पॉइंट के अगल बगल होना चाहिए। ठीक है, तो वो होता है हमारा SHM होता है। ठीक है, अब हम लोग जो यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं इसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। ठीक है, कि SHM का हमें डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो SHM के बारे में हम कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं कि जब भी हमारा कोई पॉइंट SHM करेगा तो जहाँ से कर रहा है वो होता है मीन पोजीशन। ठीक है, जहाँ तक मैक्सिमम तक जाता है वो होता है इसका एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ये एक्सट्रीम हो गया, ये मीन हो गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए एक्सट्रीम किसे कहते हैं, मीन किसे कहते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अगर ये मीन से शुरू हो रहा है, अगर हमारा पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल है, ठीक है, हमारे पास ये कोई पार्टिकल है, अगर वो पार्टिकल यहाँ से अपना मोशन शुरू कर रहा है मीन से, तो उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जो होगा वो होगा x = a sin ω t + फाई। ठीक है, फाई वैसे फेज डिफरेंस होता है, जनरली हम इसको याद नहीं करते क्योंकि फेज डिफरेंस दिया तो दिया रहता है, या तो फिर निकालना भी रहता है। ठीक है, वैसे जनरली दे के रखेगा, दिया है तो आपको फाई रखना है, वरना नहीं रखना है। हम जो है सिंपल रिवीजन कर रहे हैं, हम याद करेंगे x = a sin ω t। किसके लिए है ये जब हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल मोशन, मीन पोजीशन से। ठीक है, बट अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा हो तो यहाँ से अगर हमारा पार्टिकल मोशन इस साइड कर रहा हो तो इसके लिए जो इक्वेशन आएगा डिस्प्लेसमेंट का, x = a cos ω t। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन पहली बार डिस्प्लेसमेंट से आते हैं। अगर आपको ये निकालना आ गया तो आपका समझिए कि जितने भी क्वेश्चन अगर बनेंगे यहाँ से, अगर कट हार्ड भी बन जाते हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, तो यहाँ से सॉल्व हो सकता है। मैं बता देता हूँ कैसे होगा। ठीक है, x = a sin ω t। ओमेगा तो आपको पता है, ओमेगा = 2π/t, या फिर क्या होता है 2π × फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये तो ओमेगा हो गया, और ये जिस टाइम पे कहा जाए। ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ, वैसे हम वैल्यू तो कुछ याद कर लेते हैं, बट यहाँ पे मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। जैसे हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कहते हैं एक्सट्रीम हो गया, मीन हो गया। ठीक है, हम कहते हैं कि अगर हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू कर रहा है तो ये जो है यहाँ पे एम्पलीट्यूड a/√2
और एम्पलीट्यूड a/2 और ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो कहते हैं हम लोग ये जो डिस्टेंस है a/√2 अगर मीन से शुरू करता है ये कवर करता है t/8 में, ठीक है। a/2 जो होता है ये कवर करता है t/12 में, और a/2 से जो a है वो कवर करना है t/6 में, ठीक है। तो ये हमारे पास मेनली ये आता है। अब ये कैसे आता है देख लीजिए यहाँ पे, जब हमारा पार्टिकल मीन से शुरू कर रहा है तो एम्पलीट्यूड कितना a/√2, तो यहाँ पे x = a/√2 रख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इतना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हो रहा है कैसे चेक करेंगे, साइन और ओमेगा इंटू टी, और यहाँ पे ए से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से दिख रहा होगा 1/√2 किसका होता है 45, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। अब ये क्या साइन और साइन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेनली ऐसे काटते नहीं, फिलहाल इसको पाई के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 45 डिग्री को लिखते हैं पाई बाय, यहाँ पे 45 को हम लोग लिख सकते हैं इसको 45, अगर आपको चेंज करना है पाई के फॉर्म में तो 180 डिग्री, ठीक है। दिख रहा होगा कितना 4 टाइम, तो पाई/4। वैसे आपको याद होना चाहिए सीधा सीधा 30 डिग्री का क्या होता है पाई/6, 60 डिग्री का क्या होता है पाई/3 और 45 डिग्री का क्या होता है पाई/4। इतना तो आपको मेनली याद होना चाहिए क्योंकि ये हमेशा यूज़ होते हैं पूरे फिजिक्स में। और ये हो जाएगा ओमेगा = 2π/t इंटू टी लिख सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल, तो t = दिख रहा है t/8 आ रहा है। तो ये हम लोग ऐसे प्रूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट a/2 पे देखना है तो सेम तरीका यहाँ पे x = a/2 करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस तरह देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा मीन से शुरू हो रहा है तो हम लोग लिखते हैं x = a साइन ओमेगा टी, और अगर एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है तो लिखते हैं a साइन a cos ओमेगा टी, ठीक है। ये तो हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट वाला, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी का जो इक्वेशन आता है इसको डिफ्रेंशिएट करने पे ओमेगा a √a² - x², ठीक है। x क्या है ये उस स्पेसिफिक टाइम में जिस टाइम में वेलोसिटी पूछा है या फिर जो डिस्प्लेसमेंट दी रहेगी वो वैल्यू है, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम अगर टाइम दिया है तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा इसी तरीके से। तो पहले हम लोग हमेशा यही चेक करेंगे, अगर वेलोसिटी का हार्ड क्वेश्चन आ रहा है तो आपको टाइम दे के पूछेगा कि इस टाइम पे हमें वेलोसिटी बताओ, तो उस टाइम पे आपको क्या पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ये चेक करेंगे पार्टिकल हमारा मोशन कहाँ से कर रहा है, मीन से कर रहा है या फिर एक्सट्रीम से कर रहा है, ठीक है। उस हिसाब से हम ये दोनों में से कोई एक इक्वेशन निकाल के x निकालेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अब ये होता है Vmax कितना होगा, Vmax, तो Vmax की वैल्यू जो आती है वो आती है ओमेगा ए। तो Vmax ओमेगा ए आ रही है तो दिख रही है, अगर ये ओमेगा ए आ रहा है तो सॉरी यहाँ पे खाली ओमेगा होता है, यहाँ पे क्या होता है खाली ओमेगा होता है, ठीक है। अगर ये ओमेगा ए आ रहा है तो x = कितना होना चाहिए इसके लिए 0, कितना होना चाहिए x = 0। और अगर हमारा मीन से ही शुरू हो रहा है तो पार्टिकल कहाँ पे है, पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन, मीन से कहाँ पे मैक्सिमम आएगा मीन पोजीशन पे, ठीक है। तो Vmax कहाँ पे आ रहा है मीन पोजीशन पे, याद रखना है। एक्सीलरेशन का जो आता है वो आता है -ω²x, ठीक है। x क्या है वापस से डिस्प्लेसमेंट है, फिर आपको वही चेक करना है टाइम के रेस्पेक्ट में अगर दिया तो देखना है मीन से शुरू हो रहा है या एक्सट्रीम से, तो x की वैल्यू रख पुट करनी है। और जो मैक्सिमम आता है -ω² इंटू ए, और ये कहाँ होता है दिख रहा है x = a, तो मीन्स कहाँ पे यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये याद रखना है एक्सेलरेशन कहाँ पे मैक्सिमम है एक्सट्रीम पे, वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम मीन पे। और ये ऑलवेज क्या है -a, मीन्स अगर पार्टिकल यहाँ जा रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी अपोजिट में, और लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन। तो ये याद रखना है हमें यहाँ पे फेज डिफरेंस, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कितना फेज डिफरेंस है 0 का है क्योंकि सेम है दिख रहा है यहाँ पे, बट एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में कितना है 180 का है, क्यों, क्योंकि ये क्या दिख रहा है एंटी पैरेलल दिख रहा है, ठीक है। तो ये याद रखा। अब एक्सेलरेशन जिधर उधर क्या होगा फोर्स और एक्स के बीच में पूछ सकता है, तो ये भी क्या होगा 180 होगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे नॉर्मल पॉइंट्स हो गए जिनको हमें पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं जनरल इक्वेशन होता क्या है यहाँ पे SHM का। तो SHM का कभी कभी पूछता है तो ये होता है d²x/dt² = -ω² इंटू x होता है, ठीक है। जनरली है क्या ये एक्सेलरेशन है, क्या है ऐसे। अब फोर्स के फॉर्म में पूछेगा तो मास और मास से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन, ओमेगा = क्या होता है √k/m, जो k क्या होता है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे नॉर्मल कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके यहाँ पे जो हमारा जनरल इक्वेशन है उसकी बात हो गई, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की बात की, आएगा हमारा एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी की बात करेंगे हम लोग। तो एनर्जी में जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं वो फार्मूला पढ़ते हैं 12m² इंटू x², और काइनेटिक एनर्जी जो पढ़ते हैं फार्मूला वो हम लोग 12mv² होता है। v = क्या पढ़ा होगा ओमेगा √a² माइनस, तो ये भी है ओमेगा² और क्या हो जाएगा
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गया और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब पूछा जाए यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम, क्या पूछा जाए? पोटेंशियल मैक्सिमम। तो मैक्सिमम दिख रहा है, तो मैक्सिमम कहाँ होगा? मैक्सिमम यहाँ पे एम्पलीट्यूड हो जाएगा, एम्पलीट्यूड पे ए स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछा जाए तो ये क्या होगा? जहाँ पे मैक्सिमम क्या होता है? वेलोसिटी। जहाँ पे मैक्सिमम मीन्स एक्स इक्वल टू क्या होगा? 0। तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा? हाफ एम होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ये क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक। तो दिख रहा है हमें एम्पलीट्यूड पे यू मैक्सिमम है और यहाँ पे मीन पे क्या मैक्सिमम है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, ये हमें मैक्सिमम कितनी के बराबर है? टोटल एनर्जी। तो अगर हमें कोई कहता है कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो एक्चुअल में क्या दे रखा है? वो टोटल एनर्जी। और अगर हमें कहता है एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी इतनी है तो एक्चुअल में क्या दे रखा है? हमें टोटल एनर्जी। ठीक है, तो आप लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे दे रखा है हमें पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर एक्सट्रीम पे दे रखा है तो वो एक्चुअल में क्या दे रखा है? टोटल एनर्जी दे रखा है। ठीक है, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी जो हमारे पास होता है वो होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो यही क्या होता है? यहाँ पे एक्सट्रीम पे यू मैक्सिमम है और मीन पे क्या है? यहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे हम लोग ग्राफ की। अगर यहाँ पे बात करें तो ग्राफ भी हम लोग यहीं से कंपेयर कर लिए। ठीक है, कि मीन पे क्या होना है? मीन पे यहाँ पे काइनेटिक ज़्यादा होनी है। और कैसा यहाँ पे दे रहा है? यहाँ पे पैराबोला ग्राफ दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एनर्जी का ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। तो दिख रहा है यहाँ पे जो हमारा मीन पोजीशन है वहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होना है? 0 होना है। बट पोटेंशियल क्या होना है? मैक्सिमम। तो हमने पोटेंशियल का ग्राफ क्या कर दिया? यहाँ पे ये हमने डिनोट कर दिया कुछ ऐसे मैक्सिमम। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे पोटेंशियल काइनेटिक मैक्सिमम होना है। मीन पे क्या होना है? यहाँ पे काइनेटिक। तो ये किसका ग्राफ है? ये क्योंकि यहाँ पे मीन पोजीशन पे कौन सा मैक्सिमम आ रहा है? यहाँ पे टोटल एनर्जी के बराबर क्या आ रहा है? ये हमारे पास आ रहा है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया। उसके अलावा हम लोग देखते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम है? एक्सट्रीम पे। तो हमें यहाँ कहीं मैक्सिमम करना है पोटेंशियल। ठीक है, तो ग्राफ कैसा आएगा? और मीन पे क्या होता है? मीन पे 0 होता है पोटेंशियल, क्योंकि एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे मीन पे। तो यहाँ पे क्या होता है? ये होता है पोटेंशियल ग्राफ। तो ये आप ग्राफ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कौन सी लाइन किसको देगा। कैसे ध्यान रखेंगे? मीन पे क्या होता है? वेलोसिटी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। ठीक है, और एक्सट्रीम पे क्या होता है? एक्सीलरेशन तो मैक्सिमम होता है और साथ ही साथ क्या होता है? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमारी एनर्जी से रिलेटेड यहाँ पे बात हो गई। अब हम लोग आते हैं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें क्या पूछता है। तो पहला क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा इसके अलावा पूछता है वो जनरली स्प्रिंग से रिलेटेड पूछता है, टाइम पीरियड। बट टाइम पीरियड से पहले हमें स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट का कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। एक बार वो पैरेलली कनेक्ट करता है और एक बार वो सीरीज़ में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो जब कोई दो स्प्रिंग अगर पैरेलल, तो पैरेलल की कंडीशन हमारे पास ऐसे बना सकता है, एक मास है तो ये ऐसे दोनों एक ही स्प्रिंग से ये कनेक्ट कर सकता है। या फिर एक और जब एक ही मास से दो स्प्रिंग हो तो कैसे होंगे? वो दोनों पैरेलली होंगे। ठीक है, या फिर ये मास दे सकता है और इधर स्प्रिंग और इधर स्प्रिंग। ठीक है, तो ये कैसे हैं? K1 और K2 कैसे हैं? पैरेलल ही हैं ये। तो ये कंडीशन आप देख लीजिए, एक मास से जब दोनों स्प्रिंग जुड़े हैं कैसे होंगे? पैरेलल होंगे वो। तो पैरेलल के लिए जो हमारे पास आता है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, वो सिंपली आ जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस सीरीज़ में जोड़ते हैं, ऐसे हम लोग इसको भी सीरीज़ में जोड़ देते हैं। तो वो सिंपल क्या आता है? K1 + K2। ठीक है, लेकिन सीरीज़ में याद रखना है यहाँ पे सीरीज़ कैसा होगा? तो सिंपल हमको पता ही है क्या दिख रहा है यहाँ पे, दो स्प्रिंग सीरीज़ में। यहाँ पे कभी भी ऐसे ही कम्बिनेशन देगा K2 K1। तो यहाँ पे जो K नेट आएगा वो क्या आएगा? पैरेलल की तरह बिहेव करेगा, 1/K 1/K1 + 1/K2। ठीक है, अब ये आपको पता होता है तो इस पर हम लोग जनरली फोकस नहीं करेंगे। फोकस हम लोग करने वाले हैं टाइम पीरियड पे। ठीक है, कि टाइम पीरियड क्या होने वाला है। तो हम लोग टाइम पीरियड की बात करते हैं। जब हमारा स्प्रिंग पैरेलली कनेक्ट होगा तो टाइम पीरियड हमारा जो आएगा ये सीरीज़ वाले स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह और स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है T = क्या होता है? 2π√m/k। तो ये दिख रहा है। पहली बात तो T कैसा है? इन्वर्स है K के, और कैसा हो जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे तो K इन्वर्स हो जाएगा। तो 1/t² = 1/t1² + 1/t2²। ठीक है, और यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी पूछे तो ये क्या हो जाएगा? n² = n1² + n2²।
ठीक है। फिलहाल फ्रीक्वेंसी नहीं पूछेगा आपसे पूछेगा टाइम पीरियड। तो ये पैरेलल के लिए टाइम पीरियड पता होना चाहिए। सीरीज़ के लिए सिंपल है, टी स्क्वायर इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। तो ये याद रखना है, जहाँ पे आपका पैरेलल वाला ये स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे सीरीज़ में करते हैं, मतलब एडिशन कर रहे हैं यहाँ पे पैरेलली, और सीरीज़ में क्या कर रहे हैं, इसको पैरेलली वाला लगा रहे हैं, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस का लगाते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, उल्टा हो जाता है, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ठीक है। तो ये आपको पैरेलल में टाइम पीरियड और सीरीज़ में टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा टाइम पीरियड का कहाँ से क्वेश्चन बनाता है देख लीजिए। पहली बात तो पेंडुलम का बनाएगा 2π√L/G। एल इफेक्टिव होता है, ठीक है, ये एल इफेक्टिव और जी इफेक्टिव होता है। एल इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, इसके सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस में अगर पेंडुलम लटका हुआ है ये, ठीक है, पार्टिकल अगर ये है तो सही है, इसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं कहीं होगा। बट अगर हमारे पास ये पार्टिकल है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। तो अब ये लेंथ ना लेके हम लोग ये रेडियस भी लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये L+R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये L+R। तो ये एक्चुअल में कहाँ से, ये पूरा ये सेंटर ऑफ मास से हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और जी इफेक्टिव वाला, जी इफेक्टिव मीन्स ये जनरली आता है लिफ्ट के केस में। जी इफेक्टिव मीन्स हमें टोटल एक्सेलरेशन लेना है। तो ये हमें पता होता है, यहाँ पे लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है ये एक्सेलरेशन से, तो जी इफेक्टिव कितना आता है यहाँ पे, G+A रखना है, ठीक है। इसके अंदर अगर कोई पेंडुलम है, ठीक है, और अगर हमारी लिफ्ट नीचे आ रही है ये एक्सेलरेशन से, तो इसके लिए जी इफेक्टिव कितना रखना है, G-A रखना है, ठीक है, पेंडुलम में। और अगर हमारे पास कोई बॉक्स है, ठीक है, ये तो हो गया लिफ्ट हमारा, ठीक है। अब बॉक्स है हमारे पास, बट बॉक्स हमारी ये एक्सेलरेशन से इस साइड या राइट साइड लेफ्ट हैंड, तो स्यूडो फोर्स कहाँ आएगा, पीछे की तरफ। तो पेंडुलम को कहाँ लेके चला जाएगा, ये एक्सेलरेशन इस पे आएगा, जी इधर आएगा। तो नेट एक्सेलरेशन पेंडुलम के लेंथ के अलावा कौन सा आ रहा है यहाँ पे, √A² प्लस G²। तो यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या होने वाला है, जी इफेक्टिव होने वाला है √G² प्लस A²। तो ये याद रखना है जी इफेक्टिव क्या क्या रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जी इफेक्टिव हमें रख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है इंक्लाइन वाले से, कि अल्फ़ा पे इंक्लाइन है, कोई बॉक्स है हमारे पास, उसके अंदर पेंडुलम है। तो अगर ये अल्फ़ा से इंक्लाइन है तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या लगेगा आगे, जी साइन अल्फ़ा, बट इस पर स्यूडो फोर्स क्या आएगा, जी साइन अल्फ़ा पीछे की तरफ लगेगा। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे पेंडुलम हमारा कुछ क्या हो जाएगा, ऐसे हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसका सही फिगर बनाते हैं। पेंडुलम कैसा होना है हम लोग का, यहाँ पे स्यूडो फोर्स आ जाएगा, तो यह आएगा जी साइन अल्फ़ा, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या लगेगा यहाँ पे, जी। तो इसके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ जी लगेगा, तो दो कंपोनेंट करते हैं, जी कॉस और जी साइन। ये जी साइन और जी कॉस। तो लेंथ के अलावा कौन सा आता है, जी कॉस आता है। लेंथ के अलावा कौन सा आता है, जी कॉस। तो ये याद रखना है कि हमें क्या क्या रख देना है यहाँ पे। तो एक बार T = 2π√L/, या तो G+A लिख सकते हैं, या G-A होगा, या फिर √A² प्लस G² होगा, या फिर G cos अल्फ़ा होगा, ठीक है। आपको इतना सब चीज़ याद रखना है, ठीक है। इंक्लाइन के लिए पहली बात तो ये टाइम पीरियड से हो गया, ठीक है। तो टाइम पीरियड का हमने देख लिया क्या क्या हो सकता है टाइम पीरियड का। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें एक और देता है कि हमें कोई लिक्विड है, ठीक है, ये हमारे पास लिक्विड था। इस लिक्विड में किसी बॉक्स को या किसी भी बॉडी को हम रखते हैं, ठीक है। कोई सिलेंडर देगा, कोई बॉडी देगा, कुछ भी देगा, ठीक है। और अगर कहता है कि इसका हमें H पार्ट, ठीक है, H पार्ट क्या है, इमर्स्ड है, ठीक है। और डेंसिटी दे देगा लिक्विड की, मान लेते हैं डेंसिटी इस लिक्विड की दे रखा है रो, और बॉडी की डेंसिटी जो दे रखी है वो दे रखी है हमारे पास सिग्मा, और बॉडी की जो टोटल हाइट दे रखी है वो मान लेते हैं हमारे पास दे रखी है L, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब टाइम पीरियड निकालते हैं तो हमें केवल लेना है इमर्स्ड पार्ट, तो ये हो जाएगा H/G इमर्स। बट अगर इमर्स वाला ना दे के हमें कहता है टोटल है, ठीक है, टोटल लेंथ देता है, और ये इसका बॉडी का हमें डेंसिटी देता है, वाटर का देता है 2π√, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे L × सिग्मा, तो यहाँ पे L × सिग्मा हो जाएगा, मीन्स बॉडी का लेंथ इंटू बॉडी की डेंसिटी अपॉन G × लिक्विड की डेंसिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आएगा। याद नहीं करना, याद खाली क्या करना है आपको कि टाइम पीरियड क्या होता है, 2π √, इमर्स्ड बाय G पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे अगर ना आता हो कि H की जगह पे क्या रख देंगे, तो आपको पता होता है यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि जितनी बॉडी इमर्स होती है उतना ही लिक्विड क्या होता है, डिस्प्लेस होता है। तो कितनी बॉडी यहाँ पे गई है, यहाँ पे बॉडी गई है H गई है, ठीक है। तो लिक्विड कितना इमर्स होना है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बॉडी क्या है यहाँ पे M × G =
V और क्या हो जाएगा, H हो जाएगा और रो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे M क्या हो जाएगा, M इंटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम तो इसका होने ही वाला है कुछ, ठीक है। वॉल्यूम इंटू और क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू जी इक्वल टू V और H इंटू रो, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअल में अगर देखा जाए वॉल्यूम जो हमारे पास आएगा वो वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम अगर देखेंगे, ठीक है, इस पार्ट की वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा A इंटू एच, ठीक है। बट इस पार्ट की वॉल्यूम देखेंगे तो A इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम A इंटू एल, ए से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में H नहीं होता है, यहाँ पे V रो इंटू जी होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा, A इंटू एच हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, G है, तो G से G तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास इसका वॉल्यूम क्या आएगा, टोटल बॉडी का A इंटू एल आएगा। तो यहाँ से दिख रहा है L इंटू सिग्मा इक्वल टू H इंटू रो आ रहा है। तो H क्या है, इमर्स है, तो इमर्स के लिए क्या लिख सकते हैं, L सिग्मा बाय रो। फिलहाल आपको इतना सब नोटिस नहीं करना, आपको H इंटू बाई G और या तो फिर टोटल लेंथ इंटू टोटल डेंसिटी अपॉन लिक्विड करनी है, ठीक है। तो इतना आपका ये हो गया हमारे पास टाइम पीरियड से रिलेटेड। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा आता है एम्स पैटर्न, क्योंकि एम्स भी इस बात इंक्लूड है, तो ये हमारे पास पूछता है डैम्प्ड ऑसिलेशन और हमारे पास पूछेगा यहाँ पे फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है, फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो हमें मेनली यहाँ पे पढ़ना है डैम्प्ड ऑसिलेशन के इक्वेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है। जब हम लोग किसी भी अगर एनवायरनमेंट में अपना ये क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट अगर हम रिपीट कर रहे हैं, तो पता है कि पेंडुलम जो होता है कुछ देर ऑसिलेशन के बाद धीरे धीरे क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड पहले अगर यहाँ पे गया एम्पलीट्यूड, तो अगला एम्पलीट्यूड इससे कम आने वाला है, ठीक है, उससे अगला एम्पलीट्यूड इससे कम आएगा। मीन्स क्या हो रहा है, इसका जनरली एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज़ होता चला जाता है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, बॉडी स्टॉप हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है, यहाँ पे क्या आ रहा है, कोई फोर्स आ रहा है, ठीक है, एनवायरमेंटल फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो वो हम लोग कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में हमें मेनली क्या पढ़ना है, हमें मेनली पढ़ना है इसके इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। और इक्वेशन खाली पढ़ लेना है बस, इक्वेशन पे क्वेश्चन ना आता है ना ही यहाँ पे मुश्किल है आना, आएगा तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट पे आएगा, वो मैं बता देता हूँ क्या याद करना है आपको, ठीक है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन के जो बारे में इक्वेशन आता है, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू 0। ये आपको सीधा सीधा इक्वेशन क्या करना है, याद करना है, ठीक है। और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे खाली डी, जिसे हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन को अभी देखेंगे हम लोग क्या है, यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। वहाँ पे जो हमारे पास नॉर्मल आया था, आइडियल इक्वेशन जो आई थी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स आया था, ठीक है, ये आया था हमारे पास वाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, के है, वो एक्चुअल में के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट के बाई एम। तो यहाँ पे के एक्चुअल में है क्या, के इक्वल टू लिखा है ओमेगा स्क्वायर इंटू एम है। तो ये एक्चुअल में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे अगर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बस यहाँ पे कौन सा इक्वेशन हमारे पास ज़्यादा आ रही है, ये वाली, ठीक है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में ये ध्यान देना, आपको ये इंक्लूड करना है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था सीधा ए साइन ओमेगा टी, बट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो है ए ई पे पावर माइनस बी टी बाय 2m, ठीक है। ये आपको दो इक्वेशन याद करनी है। वहाँ पे ओमेगा था अंडर रूट के बाई एम, यहाँ पे आपको ओमेगा याद करना है अंडर रूट के बाई एम तो रहेगा, बट माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे तीन इक्वेशन याद करनी है डैम, और कुछ ना याद रहे, अगर ये नहीं याद हो रहा है, ये ना याद हो रहा है, तो आप ये ज़रूर याद करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे ही बनाएगा कि हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन पहले का डिस्प्लेसमेंट इतना है, दूसरे का इतना है, ऐसे कुछ देगा हमारे पास, और तो टाइम में या कुछ ऐसे कुछ रिलेशन पूछेगा, ठीक है। बी क्या है, कांस्टेंट है, जो कि हमारे पास कांस्टेंट है दोनों के लिए। अब एनर्जी क्या होता है, आपको पता होगा एनर्जी क्या है, एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एनर्जी के लिए अगर लिख देंगे यहाँ पे, तो एनर्जी के लिए यहाँ पे दिख रहा है कैसा हो जाएगा, यहाँ पे बी टी बाय, तो यहाँ पे एनर्जी अगर देखा जाए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, बी टी बाय एम हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्या हो जाएगा, माइनस बी टी बाई एम। तो ऐसा कुछ रिलेशन आपके पास दे सकता है यहाँ पे, ठीक है। मेनली आपको कौन सा याद करना है, डिस्प्लेसमेंट वाला, और अगर ये याद हो जाए तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन ही पूछने वाला है यहाँ पे। न्यूमेरिकल बहुत रेयर है, बनाएगा तो यहीं से बनाएगा। ऐसे x1 बाय x2 का रेशियो करके एम्पलीट्यूड सेम ही देगा, माइनस बी है तो टाइम अलग देगा, मास सेम भी दे सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ देने वाला है आपके पास इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है डैम्प्ड ऑसिलेशन को। फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है,
अब मैंने कहा डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या कम होता चला जाता है। तो हम लोग क्या कराएंगे, उस पेंडुलम को एक्सटर्नल फोर्स देके, मीन्स हम लोग बाहर से कोई फोर्स देंगे, ठीक है। जैसे इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर बाहर से फोर्स देते रहेंगे, मीन्स क्या है, कम नहीं होने देंगे, इसको क्या रहने देंगे, कांस्टेंट ही रहने देंगे इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास फोर्स्ड ऑसिलेशन आता है यहाँ पे। तो इसको हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेशन हम लोग क्या एफ एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी एफ एक्सटर्नल की फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है इसकी। जैसे अगर यह एम्पलीट्यूड हमारा कर रहा है ओमेगा से, तो इसकी एंगुलर ओमेगा डैश है, तो ये हो सकता है क्या हो जाए, ओमेगा डैश ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। इस पर पता नहीं हमें, बट अगर ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डैश बराबर हो जाए तो कहते हैं अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए तो हम लोग कहते हैं इसको रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स्ड ऑसिलेशन का क्वेश्चन तो कभी नहीं बना, बट आपसे हो सकता है थियरी पूछ ले, या फिर कह दे कि बताओ फोर्स्ड ऑसिलेशन में अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी जब सेम हो जाए तो क्या होता है, तो याद रखना है रेजोनेंस कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये हमारा एसएचएम से नॉर्मल जितने भी पॉइंट्स थे, या जितने भी जहाँ से क्वेश्चन बनना है, मेनली वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, वहाँ से बन सकता है, ठीक है। अब आपका आता है यहाँ पे एनर्जी की बात हमने कर ली, यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंटेंसिटी की। तो इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है यहाँ पे हमारे पास पावर अपॉन एरिया, और पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम इनटू एरिया, और एनर्जी क्या होती है यहाँ पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन टी इंटू यहाँ पे एरिया है, ठीक है। ये क्या है, एरिया, ए से ए कट मत कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया आ गया। अब एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लेंथ इंटू ब्रेथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अगर डिराइव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एरिया होता है, एरिया को जब हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो लेंथ को एम्पलीट्यूड से, एक एम्पलीट्यूड से लेंगे तो वेलोसिटी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको हम लिखते हैं तो इंटेंसिटी का फाइनल फार्मूला आता है हाफ रो वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी आता है। तो ये इंटेंसिटी दिख रहा है हमारे पास किस पे डायरेक्टली, तो यहीं से क्वेश्चन बनाता है आपका, ठीक है, कि इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे रो वी होता है खाली, यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी खाली वी होती है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर जनरली यही पूछता है, इंटेंसिटी क्या होता है, इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ठीक है। यहीं से आपका क्वेश्चन इंटेंसिटी से आने वाला। या तो आपके पास ऐसे ग्राफ देगा, यहाँ पे आपको ग्राफ देख के बताना पड़ेगा किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। ऐसे कुछ आपको ग्राफ दे देगा, तो यह आपको देखना पड़ेगा जिसका टाइम पीरियड कम होगा, ठीक है। जैसे T1 है इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड T2 है, तो दिख रहा है T1 क्या है यहाँ पे, कम है T2 से, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, F1 की ज़्यादा होगा F2 से, ठीक है। तो ये आप ऐसे देख सकते हो। तो इंटेंसिटी क्या होगी, I1 की I2 से ज़्यादा होगा, या तो फिर वैल्यू देगा तो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स आपको यहाँ पे कंपैरिजन ही पूछेगा इंटेंसिटी से, ठीक है। तो ये हमारे नॉर्मल पॉइंट्स हो गए। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव की, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है अपना, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जितना बता रहा हूँ रिवीजन के तौर पे आप उतना ही पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आपके होना है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव तो दिख रहा है, ट्रांसवर्स है मीन्स यहाँ पे हमारा वेव जैसा मोशन कर रहा होगा, ठीक है। हमारा वेव जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ये वेव है हमारा, तो पार्टिकल क्या है, उसके परपेंडिकुलर मोशन करेगा, ठीक है। मीन्स अगर वेव इधर जा रहा है तो पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये पार्टिकल होगा, ये वेव होगा, तो ये क्या होगा, ट्रांसफर वेव होगा, ठीक है। और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल में जहाँ हमारा वेव मोशन करेगा, ठीक है, हमारा वेव अगर यहाँ पे ऐसे मोशन कर रहा है तो पार्टिकल भी हमारा क्या होगा, इसी डायरेक्शन में मोशन करेगा, ठीक है। मीन्स पार्टिकल और वेव क्या होने से, दोनों सेम डायरेक्शन होने हैं, ठीक है। तो वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है रिफ्लेक्शन के बारे में, मेनली कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ लेता है रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बारे में जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, तो रिफ्लेक्शन के लिए ध्यान देना है, अगर फ्री एंड है तो यहाँ पे फेज कोई चेंज नहीं होना है। क्या होना है, कोई भी फेज चेंज नहीं होना है। अगर हमारे पास क्या है, फ्री है, ठीक है, फ्री एंड है, तो हमारे पास कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं होना है। बट अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोई अटैच है, ठीक है, मीन्स फ्री एंड नहीं है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, फिक्स एंड, तो वहाँ पे पाई का फेज डिफरेंस आएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट मीन्स यहाँ पे अगर फ्री एंड है तो क्या आएगा, पाई का फेज डिफरेंस, और यहाँ पे अगर ये भी अपोजिट ही होना है, और यहाँ पे अगर फिक्स एंड है तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसफर वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। इसके अलावा हम लोग इसकी वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रांसफर वेव
और लॉन्गिट्यूडिनल वेव के वेलोसिटी के बारे में। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है डायरेक्टली डिपेंड होती है टेंशन अपॉन म्यू, और म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है। इसको अगर हम लोग रो के फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा टी बाय रो इंटू ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ। तो ये पता है मास क्या होता है, मास रो इंटू वॉल्यूम, और ये एल हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ अपॉन एल। तो क्या लिख सकते हैं, रो इंटू है। तो आपको दो इक्वेशन आपको याद रखना है ट्रांसफर वेव के लिए। लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए क्या होता है, इसकी जो यहाँ पे वेलोसिटी होती है, इसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है, ये यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी आती है अंडर रूट, यहाँ पे मॉडुलस आता है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन रो। अब अगर यहाँ पे रॉड है तो हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट मॉडुलस, यंग मॉडुलस आएगा अपॉन रो। और अगर हमारे पास लिक्विड है तो हम लोग क्या लिखते हैं, बल्क मॉडुलस अपॉन रो। बट बल्क मॉडुलस में क्या आता है, दो आता है ना हमारे पास। अगर आइसोथर्मल है तो यहाँ पे खाली प्रेशर लिखते हो, यहाँ पे गामा इंटू पी करते हैं। ये जो प्रेशर अगर लिखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आएगा, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ रहा है v इक्वल टू अंडर रूट बी बाय रो। अगर हम लोग यहाँ पे p रखते हैं मीन्स आइसोथर्मल, तो वो बनाता है न्यूटन्स फार्मूला, ठीक है, न्यूटन्स वाला लॉ होता है यहाँ पे। अगर हम लोग गामा इंटू पी रखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मॉडिफाइड न्यूटन्स फार्मूला, ठीक है, मॉडिफाइड न्यूटन्स फार्मूला, या फिर इसको हम लोग कह देंगे लाप्लास करेक्शन, ठीक है, लाप्लास करेक्शन, इसको लाप्लास ने करेक्ट किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी से रिलेटेड फार्मूले आ गए, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड की हम लोग क्या डिपेंडेंसी पढ़ने वाले हैं, क्या क्या होती है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड वैसे तो हमें पता है कितना होता है, 320 मीटर पर सेकेंड, बट हमारा किस कंडीशन चेंज करता है तो ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। जैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड करता है रूट टी पे, ठीक है, इस तरह हमारे पास डिपेंड करता है। जो इसका आइडियल इक्वेशन आता है, किसी टेम्परेचर टी पे क्या होगा, V0 1 प्लस टेम्परेचर अपॉन 273, और टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, ठीक है। तो ये हमारे पास टेम्परेचर से डिपेंडेंसी इसकी आ गई, ठीक है। अगला यहाँ से आता है हमारे पास वेलोसिटी का प्रेशर से। तो वेलोसिटी अगर डायरेक्टली आपसे कहे प्रेशर पे कैसा डिपेंडेंसी है, तो याद रखना आप इसको करेंगे प्रेशर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। कब, जब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है, जब टेम्परेचर क्या होना चाहिए यहाँ पे, कांस्टेंट, ठीक है। तो प्रेशर पे नहीं है। बट अगर पूछता है डेंसिटी से बताओ, तो डेंसिटी से याद करना है 1/रो होता है, ठीक है, डेंसिटी का क्या होता है 1/रो। अब ये हमको क्या होता है, रो, तो यहाँ से पता होगा रो ऑफ मॉइस्ट क्या होता है, लेस देन रो ऑफ ड्राई, ठीक है, क्योंकि पता ही होता है डेंसिटी मॉइस्ट चीज़ का क्या होता है, कम होता है, ड्राई चीज़ का ज़्यादा होता है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चन बनाता है कि मॉइस्ट में वेलोसिटी ज़्यादा होती है किससे, ड्राई से, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया इससे, ठीक है, कि वेलोसिटी यहाँ पे रो क्या होता है, कम होता है, तो क्या होता है, ये मॉइस्ट का वेलोसिटी ज़्यादा होता है। तो ये हमने टेम्परेचर के साथ देखा, प्रेशर के साथ देखा, रो के साथ देखा। अब ग्राफ भी दे सकता है यहाँ पे, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड और टी के बीच का ग्राफ कैसा रहेगा, इस तरह। बट प्रेशर के साथ कैसा रहेगा, यहाँ पे ग्राफ कांस्टेंट रहने वाला है। और रो के साथ कैसे रहने वाला है, यहाँ पे ग्राफ वी हो गया, रो हो गया, तो कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यहाँ पे रूट रो के साथ जनरली देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ की भी बात हो गई। अब इसके अलावा जो आता है यहाँ पे एक और, अब जब यहीं पे पढ़ रहे हैं हम लोग, एक ही में पढ़ लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड से रिलेटेड क्या क्या है। वेलोसिटी ऑफ साउंड से हमने टेम्परेचर का देख लिया, का बोलता है वेलोसिटी ऑफ साउंड और VRMS में क्या है। तो ये फॉर्मूला आता है γ/3 VRMS। ये VRMS क्या है, रूट के बाहर है, ठीक है, अंदर नहीं है। तो ये हमारे पास कितने फार्मूले हो गए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T टेम्परेचर के फॉर्म में, इसको रेयरली याद करना, ठीक है। एम्स में अगर ये आएगा तो एम्स पैटर्न में आने वाला है, ठीक है। और रो ऑफ मॉइस्ट होता है V ऑफ मॉइस्ट, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर के साथ कोई रिलेशन, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेंसिटी के इन्वर्स है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि V ऑफ साउंड कैसे डिपेंड करता है VRMS पे, ठीक है, γ/3 इंटू, और गामा पता ही होता है आपको मोनोएटॉमिक के लिए किसका होता है, डायटॉमिक के लिए कितना होता है। और नहीं भी आता है तो कैसे निकालते हैं, f/2 + 1 अपॉन f/2, ठीक है, Cp/Cv, ये तो पता ही है आपको। अब यहाँ पे f क्या है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मोनोटॉमिक के लिए यहाँ पे 3 होता है, 5 होता है, डायटॉमिक के लिए, ट्राइटॉमिक के लिए 7 हो सकता है, ठीक है। और अगर प्लेनर है तो वो यहाँ पे 5 की तरह रिएक्ट करेगा, डायटॉमिक की तरह। तो ये फिलहाल हमने यहाँ नहीं पढ़ना हो, तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, हमें ये देखना था वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। तो ये हमने ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने उतने पढ़ लिए। अब आता है हमारे पास यहाँ पे स्टैंडिंग वेव, ठीक है,
स्टैंडिंग वेव तो जैसा ये दिख रहा है, वेव कैसा दिखेगा हमें, स्टैंड मीन्स एक जगह पे दिखेगा, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, वेव हमारा चलता रहता है। क्या होता है यहाँ पे एक्चुअल में, एक वेव हमारे पास इस डायरेक्शन में और अगली वेव हमारे पास इसके अपोजिट डायरेक्शन में आती है, ठीक है, इसके अपोजिट। तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि ये पार्टिकल जो, ये वेव जो है खाली क्या हो रही है, अप एंड डाउन ऐसे ऐसे कर रही है, ठीक है, अप एंड डाउन वाइब्रेशन कर रही है। तो हमें ये लगता है, तो वो कैसे होते हैं, दो प्रोग्रेसिव वेव से मिलकर बनता है, और दोनों कैसे होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, दोनों कैसे होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। तो इसका जो होता है, अब यहाँ पे प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन, ये तो प्रोग्रेसिव वेव जिसे लिखते हैं ए साइन, अगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है, इसको हम लोग क्लियरली देख लेते हैं प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन। तो y1 जैसे ये कहाँ जा रही है, पॉजिटिव x में जा रही है ना ये, और ये क्या जा रही है, नेगेटिव x में। तो y1 जो लिखेंगे पॉजिटिव x में जाती है, तो लिखेंगे ये साइन, यहाँ पे ओमेगा टी, इसको हम लोग लिखते हैं ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स पॉजिटिव वाले के लिए, और y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो कभी कभी प्रोग्रेसिव वेव से ही बोलता है कि यहाँ पे बताओ, ये वेव के बारे में पूछेगा। पहली बात तो ये पूछता है किस डायरेक्शन में, तो देखना है यहाँ पे अगर एक्स से पहले माइनस है तो लेकिन आपको पॉजिटिव एक डायरेक्शन में लेके जाना है, और अगर प्लस आ रहा है तो आपको नेगेटिव वाले में लेके जाना है, ठीक है। तो पहले तो यही पूछता है। अगला बनाता है यहाँ पे, इसकी बताओ वेलोसिटी बताओ वेव की। तो वेव की वेलोसिटी ऑलवेज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा से आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πf होता है, या फिर कभी कभी टाइम पीरियड पूछ लेगा तो 2π/t होगा। बट लेमडा कहाँ से आएगा, लेमडा आएगा यहाँ पे वेव नंबर, इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर वेव नंबर। के को क्या कहते हैं यहाँ पे, हम लोग कहते हैं एंगुलर वेव नंबर। तो ये याद रखना, मैंने मॉडर्न में पढ़ा था, वेव नंबर किसे कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं 1/λ को, और एंगुलर बोला है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2π से। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π/λ। तो आपको खाली यहाँ पे k का फॉर्मूला याद करना है, और ओमेगा का तो पता ही होता है आपको। तो k इक्वल टू 2, तो यहाँ से लेमडा आएगा और यहाँ से फ्रीक्वेंसी या फिर टाइम पीरियड आएगा, तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से प्रोग्रेसिव वेव से आता है। तो हम लोग तो स्टैंडिंग वेव पे, तो ये दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे तो जनरली जो प्रोग्रेसिव वेव स्टैंडिंग वेव का आता है वो 2kx अगर साइन के फॉर्म में है, ठीक है, और साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी के साथ जो होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो ये एम्पलीट्यूड दिख रहा है, एक्स के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, चेंजिंग विथ पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, चेंजिंग विथ पोजीशन, और क्या हो रहा है, इनिशियल का ट्वाइस हो जा रहा है, ठीक है। मैक्सिमम पूछा जाए तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना होगा यहाँ पे, 2 × a, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। फिलहाल ये kx ये क्या होता है, चेंज भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है हमारे पास इक्वेशन कैसा है। ये साइन kx माइनस ओमेगा टी, अगर यही कहीं कॉस दे दिया kx प्लस ओमेगा टी, ऐसा कुछ दे दिया, तो याद रखना है ये दोनों को जब कंबाइन करना है प्लस, तो पहले इसको पूरा ओपन कर लेना, इसको ओपन करके फिर प्लस करना। अब इसको जब ओपन करोगे तो इसके लिए हमें कुछ फार्मूला तो याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमें पता होना चाहिए साइन a + b का फार्मूला, ठीक है, साइन a - b का फार्मूला, cos a + b और cos a - b। क्योंकि हमें तो किसी भी टर्म में जैसे देखा साइन a - b है, क्या है, a है, ये क्या है, b है। अब ये मैथमेटिकल है, ये हम यहाँ पे थोड़ी देखेंगे, ठीक है, ये तो आप जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब देखिएगा। तो a - b, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको ओपन करेंगे, फिर इसको cos a + इसको ओपन करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे स्टैंडिंग वेव के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग वेव में जनरली आपका यहाँ पे एम्पलीट्यूड ही पूछता है। तो ये हमारे स्टैंडिंग वेव के क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे सोनोमीटर वायर पे, ठीक है, कि सोनोमीटर वायर से रिलेटेड कहाँ से कोई। तो इस पे जो क्वेश्चन आता है, सोनोमीटर वायर एक्चुअल में क्या होता है, ये हमारे पास एक वुड होती है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास थ्रेड होता है, इसको एक पुली से रिलेट करके हम लोग यहाँ पे कोई मास लटका देते हैं, ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, टेंशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में कैसा वेव, ट्रांसफर वेव है, ट्रांसफर वेव क्या होता है, T/μ, ठीक है। तो ये हमारे पास टेंशन है। अब क्या होता है, यहाँ पे हम अलग अलग, ये हमारे पास एक कोई पार्टिकल होता है जिसको यहाँ पे टाइट करता है, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे कन्फाइन कर देते हैं कि इतना लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे इसके बीच में लूप क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बजा के ऐसे अगर 20 से करें तो यहाँ पे ऐसा लूप बनेगा, ठीक है। तो ये लूप क्रिएट करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, फिलहाल हमारा क्वेश्चन कैसा बनता है वो हमको देखना है। यहाँ पे ये हमारे पास थ्रेड था और हम लोग एक मान लेते हैं कि ये हमारे पास दूसरा थ्रेड है, ठीक है। अगर हमने इसको 20 से प्लग किया तो जहाँ से प्लग करेंगे वहाँ पे बनेगा एंटी नोड। एंटी नोड पे क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। और जहाँ पे
अटैच होता है उसको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। वहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड या फिर जीरो होता है, पार्टिकल वहाँ पे क्या स्टेशनरी रहता है। तो जहाँ से हमने प्लग किया वहाँ क्या बनना है, एंटी नोड, तो ये होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे। तो अगर हमने 20 से किया तो कितना बनेगा, एक ही लूप बनेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये एंटी नोड, तो साइड साइड वाले क्या हो जाएंगे, नोड हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर हम इसके हाफ के हाफ पे करते हैं तो अब क्या एंटी नोड इधर बनेगा, तो इधर अगर बन रहा है तो इधर पे भी हाफ पे एंटी नोड बनेगा। तो हमारे पास कितने लूप आएंगे यहाँ पे, इस तरह कुछ हमारे पास 2 लूप बन जाएंगे, ठीक है। कितने लूप आएंगे, हमारे पास 2 लूप बन जाएंगे, ठीक है। ये नोड हो जाएगा, ये भी नोड हो जाएगा, ये भी नोड हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास कितने लूप आ गए, 2 लूप आ गए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक लूप के लिए, 2 लूप के लिए कैसा वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी कैसे आती है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एफ इंटू लेमडा। तो हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे कैसे आती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट टी बाय एम होता है। तो वेलोसिटी इक्वल टू रूट टी बाय म्यू होता है जनरली, ठीक है। टी बाय म्यू होता है जहाँ पे मास पर यूनिट है। अब वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा अंडर रूट टी बाय म्यू। अब यहाँ पे दिख रहा होगा अगर एक लूप है तो ये क्या बन रहा है, ये तो सीधा सीधा क्या, क्योंकि हमारे पास लेमडा क्या होता है, पूरा एक वेवलेंथ होता है, और ये क्या केवल हाफ बन रहा है। तो ये एल इक्वल टू क्या है, जितना भी लेंथ होगा क्या होगा, लेमडा बाय 2। तो एल लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2L। तो फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है यहाँ पे 1/2L अंडर रूट टी बाय म्यू, ठीक है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी किसके लिए आई है, पहले वाले लूप के लिए, अगर एक लूप बन रहा है, अगर हमारे पास एक लूप बन रहा है, ठीक है। ये अगर 2 लूप बन रहा है तो यहाँ से दिख रहा है ये तो पूरा पूरा लेमडा ही एल के बराबर हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे 1 यहाँ पे सीधा एल हो जाएगा अंडर रूट टी बाय म्यू, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2/2L अंडर रूट टी बाय म्यू। तो यहाँ से दिख रहा है फ्रीक्वेंसी कैसा है, 2 लूप है तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह अगर 3 होगा तो यहाँ पे 3/2L हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमको शॉर्ट में क्या याद करना है, सोनोमीटर वायर के लिए, कि यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारे पास, उसका फार्मूला हमारे पास जो होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू P/2L अंडर रूट टी बाय म्यू। अब P क्या है, हमको P ध्यान देना है। P क्या है, ये होता है नंबर ऑफ लूप बोल सकते हैं, या फिर कहते हैं हार्मोनिक का नंबर होता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ एंटी नोड। इतनी चीज़ें ये डिफाइन करता है, ठीक है। और याद रखना है हमें एंटी नोड कितना होगा, यहाँ पे नोड इक्वल टू एंटी नोड प्लस 1, ये फॉर्मूला। और याद रखना है नंबर ऑफ हार्मोनिक, तो नंबर ऑफ हार्मोनिक क्या होता है, जितना मान लेते हैं n/2 है तो नंबर ऑफ हार्मोनिक क्या होना है, n+1 हार्मोनिक, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमसे कोई कहता है, ये तो आपको पता ही होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मीन्स कौन सा हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक। तो यहाँ पे n+1 क्या होना है, n+1 फर्स्ट होना है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, मीन ओवरटोन क्या है, अभी आया ही नहीं है, ठीक है। ओवरटोन हमेशा फंडामेंटल के अलावा होता है, ठीक है। यहाँ से अगर हमसे कहता है कोई कि हमें सेकंड हार्मोनिक बताना है, सेकंड हार्मोनिक, तो यहाँ पे P की वैल्यू कितना रखना है, 2 रखना है। बट अगर कोई कहे सेकंड हार्मोनिक मीन्स ओवरटोन कितना है, तो n+1 इक्वल टू क्या है, 2 है, तो n कितना है, 1 है, तो ओवरटोन कितना है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अलग से कुछ नहीं याद करना है कि ओवरटोन कितना, हार्मोनिक कितना, सीधा सीधा आपके पास कितने फार्मूले यहाँ पे 3 फार्मूला बन रहा है, और आपको इसी 3 फार्मूले से काम चलाना है, ठीक है। सोनोमीटर के लिए ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये हमारे पास नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ पे हार्मोनिक और ओवरटोन में रिलेशन हो गया। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है वो बनाता है नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस, एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, फर्स्ट एंटी नोड सेकेंड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ये सब बनाता है। तो ये आपको फॉर्मूला आप लोग ऐसे याद करते हैं कि नोड के λ/2 ऐसा कुछ होता है, n+1, मुझे याद नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैं कोई फार्मूला याद करने को प्रीफर नहीं करता ज़्यादा। हम लोग क्या करेंगे, जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन है, जितना भी लूप आपके पास बना हो आप सिंपल उतने लूप बना दें, ठीक है। जैसे मैं मानता हूँ कि मेरे पास 3 लूप बना है, ठीक है, मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे हमारे पास 3 लूप बना है, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम हो वहाँ पे क्या लिखेंगे आप, एंटी नोड, ठीक है। और जहाँ कहीं भी आपके डिस्प्लेसमेंट 0 हो वहाँ पे क्या बना देंगे, नोड बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा है नोड कहाँ पे, एक तो 0 पे, और ये कितने पे, ये λ/4 पे, ये नोड कितने पे, λ/2 पे,
ये एंटी नोड कितने पे है 3 लैम्डा बाय 4, ये नोड कितने पे है लैम्डा पे है, और ये कितने पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा बाय 4 करके कितना हो जाएगा 5 लैम्डा बाय 4। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, लिखते हैं कि यहाँ पे कि एंटी नोड क्या होता है, देखेंगे यहाँ पे 1 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा मीन्स 1 3 5 के रेशियो में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से दिख रहा है 0 लैम्डा बाय 2, तो यह आपको ऐसा कुछ याद करते हैं हम लोग, फिलहाल हम याद नहीं, हम ऐसे बना के देखेंगे। तो कोई कहे कि हमें बताओ नोड और नोड के बीच का, तो ये तो फिक्स है, नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस दिख रहा है कितना होना है लैम्डा बाय 2। एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये भी दिख रहा है कितना होगा लैम्डा बाय 2। बट अगर हमसे कोई पूछे नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, तो ये दिख रहा है ये डिस्टेंस कितना है लैम्डा बाय 4, तो ये कितना है, ये तो फिक्स है। बट अगर हमसे कोई जैसे ये लूप बना दिया या लूप कह दिया, हमारे पास 3 लूप बन रहे, 3 हार्मोनिक है, ठीक है, तो ये आपको पूछेगा कि बताओ यहाँ पे फर्स्ट एंटी नोड और सेकंड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, सॉरी फर्स्ट एंटी नोड और मान लेते कहता है 1 2 3 थर्ड नोड के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट एंटी नोड, वैसे वो टफ क्वेश्चन बन जाता है ये, थर्ड नोड का क्वेश्चन, थर्ड नोड के, तो ये हमको दिख रहा है फर्स्ट एंटी नोड क्या है, यहाँ पे है ना, कितने डिस्टेंस पे है लैम्डा बाय 4 पे है, और नोड की कितने पे है लैम्डा पे है, तो क्या हो जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 4, बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 3 लैम्डा बाय 4। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको रटना नहीं है। ठीक है, तो ये सोनोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अगला हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्लोज्ड और ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, ये क्या होता है, क्लोज ऑर्गन पाइप एक साइड से क्या होना, क्लोज और ओपन क्या होता है, दोनों तरफ से ओपन होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जब एयर डालते हैं या फिर जब फूक मारते हैं तो यहाँ पे वेव बनती है। तो ये हमारे पास फंडामेंटल अगर बनेगी तो यहाँ पे हमें सिंपल एक वेव बनाता है, तो इसका फंडामेंटल हमें सिंपल एक वेव बना। तो यहाँ से दिख रहा है ये कितना बन रहा है, ये लेंथ जो आ रहा है L = कितना आ रहा है लैम्डा बाय 4, तो यहाँ पे लैम्डा कितना हो जाएगा 4L, और यहाँ से दिख रहा होगा कितना आ रहा है लैम्डा बाय 2L, तो लैम्डा कितना हो जाएगा 2L। तो कोई वेलोसिटी पूछे तो हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा मीन्स 4L। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बराबर आ रहा है V/4L, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है V/2L। ठीक है, इसी तरह अगर अगला पूछे, अगला ओपन सॉरी क्लोज के लिए और ओपन के लिए, ये हम प्रूव कर रहे हैं अभी, फिलहाल इसका फॉर्मूला भी देख लेंगे क्या होता है। इसके लिए अगर अगला देखें, फिलहाल ये इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि अगर फॉर्मूला ना आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये क्लोज और ये ओपन। तो इसके अलावा अगर कहता है तो फंडामेंटल हो गया, इसके अलावा अगर कहता है तो हमको क्या करना है, हमको तो अब 2 बना देना है। ठीक है, तो 2 वेव हम लोग कैसे बना सकते हैं यहाँ पे फंडा, इसको क्या है, ओपन की तरफ हमेशा क्या होना चाहिए, ओपन ही होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला ये बनाया था, सेकंड वाला हम लोग क्या बनाएंगे, कुछ इस तरह बना देंगे। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड वाला हो गया। तो यहाँ से दिख रहा होगा ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास एक्चुअल में आ रहा है यहाँ पे ये लैम्डा बाय 4, और ये कितना हो रहा है लैम्डा बाय 2, तो ये हो रहा है 3 लैम्डा बाय 4। ठीक है, ये लेंथ आ गई, तो यह लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हैं 4L/3, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो ये हमारे पास एक आ रहा था, जैसे ये जो है ये वेव हमारे पास। ठीक है, ये जब यहाँ जाएगी तो क्या बनाएगी, ये लैम्डा बाय 2, और ये क्या बना रही है यहाँ पे लैम्डा बाय। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे, ये सीधा सीधा दिख रहा है, ये कितना हो रहा है लैम्डा हो रहा है, तो यहाँ पे लेंथ = क्या आ रहा है लैम्डा आ रहा है। तो यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी बाय लैम्डा मीन्स V/L लिखेंगे, और यहाँ पे जब लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी = क्या लिखेंगे, V/λ मीन्स 4L × 3। तो हमारे पास ऐसा कुछ आ रहा है। फिलहाल हम इसको रटेंगे नहीं हमेशा, यहाँ पे हम सीधा सीधा यहाँ पे याद करेंगे, बार बार हम प्रूफ करने नहीं जाएंगे। प्रूफ करना मैंने बता दिया, अगर आपको ना आता हो फार्मूला तो आप, अगर ना याद आता तो आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। क्लोज के लिए जो होता है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला वो होता है यहाँ पे 2n - 1/4L × V, बट ओपन के लिए जो फ्रीक्वेंसी का होता है वो होता है यहाँ पे NV/4L। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, मोड ऑफ वाइब्रेशन, क्या है n यहाँ पे, मोड ऑफ वाइब्रेशन, या फिर इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ हार्मोनिक। ठीक है, जो कि हमने पहले पढ़ा। ठीक है, नंबर ऑफ हार्मोनिक या फिर नंबर ऑफ एंटी नोड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ हार्मोनिक हो गया, नंबर ऑफ एंटी नोड हो गया। ठीक है, कहेगा आपको फंडामेंटल अगर है तो फंडामेंटल मीन्स क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन है, तो इसके लिए याद रखना है ओवरटोन और हार्मोनिक में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये मत कर देना कि फर्स्ट ओवरटोन है तो हार्मोनिक क्या मान लेना है इसको सेकंड। ठीक है, ये नहीं करना हमें। जनरली क्लोज और ओपन के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। क्लोज के लिए जो होता है वो होता है nth ओवरटोन = 2n + 1 हार्मोनिक। ठीक है, ये, बट इसके लिए जो हमने सोनोमीटर के लिए पढ़ा है nth = n + 1th हार्मोनिक। ठीक है,
तो ये हमको याद रखना है यहाँ पे हमको हार्मोनिक और ओवरटोन में रिलेशन याद करना है। जैसे वो क्लोज के लिए कहता है, क्लोज के लिए कहेगा हमारे पास फिफ्थ हार्मोनिक, क्या कह दिया, फिफ्थ हार्मोनिक मीन्स 2n+1 कितना दे रखा है, यहाँ पे 2n+1 5 दे रखा है, तो n की वैल्यू दिख रहा होगा, कितना आएगा, 2 आएगा। मीन्स कौन सा ओवरटोन होगा इसके लिए, सेकंड ओवरटोन होगा, ठीक है। और फिफ्थ हार्मोनिक मीन्स n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, तो यहाँ पे 5 रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हार्मोनिक और ओवरटोन। तो क्लोज और ओपन जब भी आप पढ़िएगा, सोनोमीटर के लिए 3 फॉर्मूले थे, क्लोज और ओपन पढ़िएगा तो यहाँ पे आपके पास एक फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड और एक हार्मोनिक से रिलेटेड, ठीक है। आपको ये 2 फार्मूला ज़रूर याद करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गए हमारे, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बनना है यहाँ से, ठीक है। अगर बनाता है क्लोज ओपन से, यहीं से बनाता है। अगला कभी कभी बना देता है, एम्स लेवल इंक्लूड हो गया तो एम्स से बना देता है हमारे पास रेजोनेंस से रिलेटेड। जैसे क्या करता है, एक ओपन पाइप को हम वाटर में जब यहाँ पे डिप करते हो, एक्चुअल में क्या बन गया, क्लोज बन गया। तो पहला रेजोनेंस आता है λ/4 पे, जब लेंथ कितनी हो जाती है, λ/4। और दूसरा रेजोनेंस जो आता है वो आता है 3 λ/4 पे आता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, क्लोज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमसे यहाँ से क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है हमारे पास कि पहला क्वेश्चन जो पूछेगा वो पूछेगा बता दो लैम्डा कितना है, तो लैम्डा इक्वल टू 2L2 माइनस L1, ठीक है। ये L2 है, ये L1 है, ठीक है। तो L2 माइनस L1 पूछा है, पहला रेजोनेंस कहाँ पे आएगा, λ/4, सेकंड कहाँ पे आएगा, 3 λ/4, ठीक है। तो पहला तो यहाँ से पूछेगा लैम्डा बता दो। अच्छा, वेलोसिटी देके फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, तो पता है वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या, v/f। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी यहाँ से हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिखेगा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको उल्टा कर देना पड़ेगा, इससे यहाँ पे लैम्डा को रिप्लेस करना है, v/f इक्वल टू 2L2 माइनस L1। फॉर्मूला एक ही याद करना, फ्रीक्वेंसी जब पूछा था क्या, v/2L2 माइनस L1 इक्वल टू क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। तो हमें याद नहीं करना, हमें तो खाली लैम्डा याद करना है, ठीक है। तो लैम्डा हमने याद कर लिया। इसके अलावा पूछता है एंड करेक्शन। तो ये क्या होता है, एक्चुअल में कभी कभी वेव क्या होती है, बाहर आ जाती है, तो ये जो x से डिस्टेंस आता है ये, ठीक है, x याद रखना। ओपन के लिए क्या होता है, 2x होता है, क्योंकि दोनों साइड आ जाएगा ना बाहर, क्या होगा ये दोनों साइड, तो एंड करेक्शन ओपन 2x हो जाता है, ठीक है। और एंड करेक्शन यहाँ पे अच्छा रेडियस के फॉर्म में भी पूछता है कभी कभी। एंड करेक्शन क्या होता है, 0.61 r, ठीक है। रेडियस पे कैसा होता है, 0.61 r। अब अगर ओपन पाइप के लिए पूछा जाए तो कितना एंड करेक्शन होगा, 2x, ठीक है। बट क्लोज पाइप के लिए खाली क्या होगा, x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछ सकता है, ये तो है हमारे जनरली किसके लिए है, ये जनरली क्लोज के लिए। ओपन के लिए पूछा जाए क्या होता है, 2x होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 × 0.61 × r। फिलहाल आपको क्या याद करना है, आपको खाली x की वैल्यू याद करनी है, ठीक है। ये हो गया। लेकिन जब रेजोनेंस वाले में एंड करेक्शन पूछता है तो एंड करेक्शन होता है L2 माइनस 3L1/2, ठीक है। तो ये फार्मूला आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 2 है, यहाँ पे क्या है, डिवीज़न में 2 है, ठीक है। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, और हमने प्रोग्रेसिव वेव, स्टैंडिंग वेव, ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहाँ से आपका क्वेश्चन मेनली सोनोमीटर, आपको अगर ज़्यादा कुछ नहीं याद होता है तो सोनोमीटर, क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, आप इतना पढ़ के जाइएगा। इसके लिए 3 फार्मूला था और बाकी इसके लिए 2 फार्मूला था, इतना पढ़ के जाइए। क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से मैच कर जाएगा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं बीट की। तो बीट क्या होता है, जनरली फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है, ठीक है। बीट में आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हमें कहता है वैक्सिंग कर दिए या फिर लोडिंग कर दिए तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर देनी है, डिक्रीज़। और अगर कहता है वैनिंग कर दिए या फिर फील्ड कर दिए या फिर कहेगा रब कर दिए तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज, ठीक है। ये आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। हम इसका कैसा क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट, ये दोनों चैप्टर हम लोग मेनली क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करना, क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आएगा ये। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि हमारे पास सोर्स होता है और हमारे पास क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है। ये कोई फ्रीक्वेंसी अगर एन कर रहा है, अगर ऑब्जर्वर पास आ रहा है तो ये एन डैश मेजर करता है, ठीक है। एन डैश इसको क्या होता है, यहाँ पे हार्ट बीट्स होता है, तो एन डैश इक्वल टू एन होता है। वैसे जनरली क्या होता है, यहाँ पे अगर सोर्स और ये दोनों चल रहे हैं आपस में, ठीक है, सोर्स और ऑब्जर्वर, तो हम लोग लिखते हैं एन वी प्लस माइनस वी, ये क्या होता है, ऑफिसर 2 से क्या याद करना, ऑफिसर, और v प्लस माइनस वी ऑफ सर्वेंट। सर्वेंट क्या होता है, ऑफिसर से नीचे होता है, तो ये मीन सोर्स की वेलोसिटी और ये क्या है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, साइन कन्वेंशन भी आपको याद नहीं करना है। आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है अगर सोर्स और ऑब्जेक्ट
जैसे ये हमारे पास पहला कंडीशन हम लेते हैं, पहले एक एक को घुमाते हैं, ठीक है। हम लोग 4 कंडीशन लेते हैं यहाँ पे। पहले हम लोग ले लिए यहाँ पे 4 कंडीशन। सोर्स है, ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जर्वर हमारा क्या है, रुका हुआ है, सोर्स हमारा चल रहा है, पास आ रहा है, ठीक है। तो सोर्स पास आ रहा है तो ये क्या बढ़ी हुई पता चलेगी। तो अगर इसको बड़ा करना है तो दिख रहा होगा सोर्स, अगर हमें क्या ये वैल्यू बड़ी चाहिए तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। तो एन डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन वी प्लस है तो 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा वी माइनस वी एस। नेगेटिव क्यों किया, क्योंकि ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। तो हम लोग ऐसे साइन कन्वेंशन देखेंगे, ठीक है। अगला कंडीशन हम लोग उठाते हैं यहाँ पे। अगला कंडीशन हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारे पास अब हमारा ऑब्जर्वर चल रहा है, अब ये हमारा सोर्स था, सोर्स अब हमारा पहले रुका हुआ है, ठीक है। अब हमारा क्या चल रहा है, अब हमारा ऑब्जर्वर चल रहा है, ठीक है। पास आ रहा है ऑब्जर्वर, ये सोर्स है तो ऑब्जर्वर हो, ठीक है। तो ये जो एन डैश आएगा, अब दिख रहा है ऑब्जर्वर तब भी बढ़ी हुई दिखेगी, तो बढ़ी हुई वैल्यू ज़्यादा चाहिए, बट ऑब्जर्वर चल रहा है तो ये ऊपर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस, और नीचे वाली माइनस तो होनी चाहिए, बट क्या होती है यहाँ पे 0 है क्योंकि सोर्स तो चल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जब ये बड़ी चाहिए तो ये नीचे वाली कम और ऊपर वाली ज़्यादा। तो इस तरह हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, द ऑब्जर्वर इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी नॉट टूवर्ड द स्टेशनरी सोर्स, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है वी नॉट वेलोसिटी से, सोर्स क्या है, स्टेशनरी है। तो वी एस हमारे पास क्या है, 0 है, बट ऑब्जर्वर की वेलोसिटी वी नॉट दे रखी है। आफ्टर क्रॉसिंग मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स विद वेलोसिटी। देखिए ये हमारे पास पहले क्या था, सोर्स है, ऑब्जर्वर पहले पास आया, उसके बाद क्या आ रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस तो डिपेंड करता नहीं है कभी भी, किस पे, रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। एज्यूमिंग दैट द मीडियम थ्रू विच द साउंड वेव ट्रैवल इज एट रेस्ट, वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड, एन इज़ द फ्रीक्वेंसी एमिटेड। तो एन एमिट कर रहा है तो इसको पहले क्या, यहाँ पे कुछ सुना है, लिखा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एमिटेड, देन द डिफरेंस बिटवीन एपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय, यहाँ पे मान लेते हैं N1 एपरेंट हो रही थी, यहाँ पे N2, तो इसका डिफरेंस बताना है। तो N1 कितना होगा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं N1। तो पहले क्या आ रहा है, ऑब्जर्वर पास आ रहा है, तो ऑब्जर्वर पास आ रहा है मीन्स क्या, N1 की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए N से। तो ज़्यादा होने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे V, और ये क्या, सोर्स तो 0 पे, यहाँ पे कोई वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पे ऑब्जर्वर आएगा, ऑब्जर्वर कैसा, प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा, क्योंकि ये वैल्यू हमको क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे प्लस होना चाहिए ऑब्जर्वर, और अपॉन में V, क्योंकि सोर्स क्या है, सोर्स हमारा रुका हुआ है, ठीक है। ये N1 हो गया। फिर N2, अब ये दूर जा रहा है तो ये क्या होगा, डिक्रीज़। तो ये वैल्यू अगर हमें कम चाहिए तो ये क्या होना चाहिए, क्योंकि सोर्स तो 0 पे है तो ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव। समझ लेना ये क्या है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, कब प्लस कब माइनस। ये वैल्यू हमको ज़्यादा चाहिए थे तो ज़्यादा कब आएगी, जब ऊपर वाली वैल्यू प्लस होगी। ये वैल्यू कम चाहिए तो कम कब होगा, जब सामने वाली वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो दिख रहा है ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो N1 माइनस N2 करना है, ठीक है। ये डिफरेंस, तो ये डिफरेंस जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दिख रहा है, हम लोग उसको पूरा एकदम यहाँ पे हम लोग डिफाइन करके अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा N1 माइनस N2, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, N V प्लस V नॉट बाई V माइनस N V माइनस V नॉट बाई V। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा NV प्लस NV नॉट माइनस NV प्लस NV नॉट अपॉन में क्या हो, क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम है। तो यहाँ से दिख रहा है क्या, हमारे पास कैंसिल हो रहा है, ये V था, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एयर, ये क्या हो, वेलोसिटी ऑफ साउंड, दोनों कैंसिल। तो क्या आ रहा है हमारे पास, 2NV नॉट बाय V, ठीक है। मीन्स क्या आ रहा है, कभी भी ऐसा कोई कंडीशन आए, अब आपको याद में रखना है, कौन सा ऑप्शन हमारे पास वैसे ज़्यादा था, ये ऑप्शन। अब आपको याद रखना है, कभी भी ऐसा है कि एक बार ऑब्जर्वर पास आ रहा है फिर दूर जा रहा है, तो डिफरेंस अगर पूछा जाए यहाँ पे तो ये आपको याद में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है न्यूमेरिकल, 2NV ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन V ऑफ साउंड। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट में एक ही फार्मूला, तो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यहाँ पे हमारे फ्रीक्वेंसी का है, द सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी की 4 बीट पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद द सोर्स ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज, ठीक है। हमारे पास कोई नॉन फ्रीक्वेंसी है जिसका 250 हर्ट्ज है, और ये तो हमारे पास नोन था, ठीक है, पता है, बट हमारे पास अननोन है। तो अननोन कितना दे रहा है, इसके साथ 4 बीट दे रहा है, तो 4 क्या देगा, या तो अननोन कितना होना चाहिए, 246 या फिर 254। पूछा है सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव 5 बीट पर सेकेंड। तो सेकेंड हार्मोनिक की बात कर रहा है, ठीक है। तो सेकेंड हार्मोनिक क्या होता है, हमेशा फर्स्ट हार्मोनिक का क्या होगा, ट्वाइस होगा। तो यहाँ पे कह रहा है
सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, तो इसका सेकंड हार्मोनिक, तो 246 का अगर हम लोग करेंगे तो कितना बनाएगा, 496 बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे 246 इंटू 2 करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा, यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 2 ज़ा 492 आ रहा है। ठीक है, उसी तरह इसका सेकंड हार्मोनिक क्या बनेगा, यहाँ पे इसका ट्वाइस करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो ये कितना आएगा, 508 आएगा। तो ये हमारे पास सेकंड हार्मोनिक। अब ये जो सेकंड हार्मोनिक बना है ये कितना दे रहा है, व्हेन साउंडेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 513, ये किसके साथ साउंड कर रहा है, 513 के साथ, द अननोन फ्रीक्वेंसीज। तो ये कितना दे रहा है यहाँ पे, 5 बीट पर सेकंड। अच्छा याद रखना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे नंबर दिया है, यहाँ पे डाटा दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स में लिख दिया, तो ये सब ध्यान में रखना। अब दे रहा है 5, तो पहली बात 513 के साथ कौन देगा 5, ये तो देगा नहीं, ये कितना देगा, ये 508 वाला दे रहा है। तो कौन सा होना चाहिए, 254, कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास, 254। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड हार्मोनिक से रिलेट करके दे दिया है। अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज मेक 4 बीट पर सेकंड विद द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ अ पियानो, द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। अब देखिए यहाँ पे पहले 500 हर्ट्ज का था हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क, जो कि कितना दे रहा है, 4 बीट किसी पियानो के साथ। तो पियानो वाले का कितना होना चाहिए फ्रीक्वेंसी, या तो 516 या फिर 508। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस टू 2 बीट पर सेकेंड व्हेन द टेंशन इन द पियानो स्ट्रिंग इज स्लाइटली इंक्रीज। तो देखा जाए तो हमने क्या पढ़ा है, जो हमारा सोनोमीटर वायर होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा है √T/μ, मीन्स वेलोसिटी कैसा है, √T के, तो फ्रीक्वेंसी कैसा हो जाएगा, √T के। मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए पियानो का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, इंक्रीज। तो पियानो का फ्रीक्वेंसी 516 से बड़ा होना चाहिए, और या फिर 508 से भी बड़ा होना चाहिए। लेकिन बढ़ के फिर कितना दे रहा है, फिर बीट क्या हो रहा है, बीट 2 डिक्रीज हो जा रहा है। फिर इसी के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, बीट 2 हो जा रहा है। तो अगर 516 से बड़ा होगा मीन्स 517, 518, 519। ठीक है, तो ये दिख रहा है 512 के साथ क्या हो रहा है, इसके साथ 5 बीट, इसके साथ 6, इसके साथ 7, तो बीट फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन बचा, 508 वाला। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी, क्योंकि 508 वाला जब बढ़ेगा तो 5 9, 5 10, 5 11, तो दिख रहा है ये कितना देगा, 3, ये कितना देगा, 2, ये कितना देगा, 1, 5 12। फिलहाल अगर पूछा जाए बोथ ऑप्शन होता तो दोनों हो सकता है, क्योंकि जैसे 5 12 को क्रॉस करेगा 5 13, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बोथ नहीं हो सकता है। ठीक है, बोथ नहीं हो सकता है। फिलहाल इसके आगे वाला भी फ्रीक्वेंसी नहीं देगा, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, 508 वाला। ठीक है, लेकिन कभी अगर बोथ ऑप्शन देता है तो उस पर ज़रूर आप गौर करिएगा एक बार। ये लिखा है, सायरन प्लेस एट ए रेलवे प्लेटफॉर्म इज एमिटिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज। अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन आई रिकॉर्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी 5.5 किलोहर्ट्ज। तो ये क्या कर रहा है, पैसेंजर जब पास आ रहा है इसके ट्रेन के, तो ये कितना मेज़र कर रहा है, यहाँ पे N1 जो दे रखा है 5.5 किलोहर्ट्ज। ठीक है, और N कितना दे रखा है यहाँ पे 5 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो दिख रहा है फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हो रही है मीन्स क्या आ रहा है, ऑब्जर्वर पास आ रहा है। वाइल द ट्रेन अप्रोचेज द सायरन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ट्रेन आ रहा है पास में। ड्यूरिंग दिस रिटर्न जर्नी इन अ डिफरेंट ट्रेन भी ही रिकॉर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ 6। अब उसके बाद रिटर्न हो रहा है तो कितना, 6 किलो, मीन्स वापस से क्या आ रहा है, पास आ रहा है। एक बार क्या हो रहा है, स्टेशन से इधर और एक बार इधर। ठीक है, ऐसा एक बार इस रास्ते से, एक बार बी से आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास दे रखा है। अब क्या दे रखा है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी द वाइल अप्रोचिंग द सेम सायरन। ठीक है, उसी सायरन के क्रॉस, तो ये VA वेलोसिटी से आ रहा होगा, ये VB से आ रहा होगा। पूछा है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन B विद टू द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन A, तो VB/VB का रेशियो पूछा है, VB/VA का रेशियो पूछा है। तो ये N क्या है, 5 किलो हर्ट्ज से था, तो ये वेलोसिटी VA माना, ये वेलोसिटी हमने VB माना। ठीक है, तो ये देखना है यहाँ पे जब N1 इक्वल टू इक्वेशन क्या हो जाएगा, N1 इक्वल टू पास आ रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑब्जर्वर की पॉजिटिव। तो हम लोग लिखेंगे N, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे V प्लस VA/V। ठीक है, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, N2 इक्वल टू N प्लस VB/V। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे इसका ओरिजिनल। ठीक है, ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ रही, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे VB/VA चाहिए। तो अगर हमें VB/VA चाहिए तो याद रखना यहाँ पे हमें, यहाँ पे अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा इक्वेशन वो कुछ VA और VB प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो दिख रहा होगा यहाँ पे V से V कैंसिल, N से N कैंसिल। तो अगर हम डिवाइड कर दिए तो N1/N2 V प्लस VA
और ये क्या हो जाएगा v प्लस वी बी। तो ये क्या आ जाएगा, ये तो एक्चुअल में v है, वी बी में क्या आ जाएगा ऐसा कुछ, तो यहाँ पे हमें v भी रखना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन आएगा ये थोड़ा सा जैसे इसको सॉल्व करेंगे n1 n2 को, तो ये n1 कितना आ रहा है 5.5 और ये 6 आ रहा है और v प्लस वी है v प्लस वी बी। ठीक है, तो यहाँ पे जब देखेंगे हम लोग तो इसको थोड़ा सा हमें कैलकुलेटिव पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम जनरली इसको शॉर्ट में चलने के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन आए रेशियो वाला वेलोसिटी, आप क्या करिए, आप सीधा यहाँ से वी ए की वैल्यू निकालिए। वी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से चेक कर लीजिए वी ए की वैल्यू जो आएगी, क्योंकि n1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5.5, ये 5 दे रखा है और ये 6 दे रखा है और ये 5, तो इसको जब करेंगे तो ये 1.1, तो ये हो जाएगा 1.1 इक्वल टू वी प्लस वी ए बाय वी, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5 मीन्स कितना लिख सकते हैं इसको 1.3 इक्वल टू वी प्लस वी बी बाय वी। अब इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6/5 एक्चुअल में कितना आया है, यहाँ पे 5 1 5 और ये 5 2 1.2 आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ रहा है 1.1 वी, ये आ रहा है 1.1 वी इक्वल टू वी प्लस वी है, तो वी ए कितना आ जाएगा यहाँ से 0.1 वी, और यहाँ पे कैसा आ जाएगा वी बी 0.2 वी बी, सॉरी 0.2 वी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो वी बी बाई वी ए पूछा हमसे, तो ये कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा 0.2 वी बाई 0.1, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना रेशियो आ रहा है बी ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। बट अगर वहाँ से चलते तो वहाँ से कैलकुलेटिव हो जाता है। ठीक है, प्लस माइनस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे a car moving at a velocity 70 मीटर पर सेकेंड towards an approaching bus that blows a horn at frequency 640 है। तो कोई कार है 17 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है किसी सोर्स के पास, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 640 है, सिर्फ सोर्स से ऑब्जर्वर है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज ऑन अपीयर्स टू बी, ये कितना अपीयर होता है 680 हर्ट्ज होता है। ठीक है, कितना होता है 680। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 देन द वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग बस। अच्छा ये क्या था, ये बस बता, ये भी मूव कर रहा है, क्वेश्चन से क्या लग रहा है यहाँ पे दोनों क्या हो रहे हैं अप्रोच कर रहे हैं, तो ये वी बी बस है, तो हमें वी बी बताना है। तो यहाँ से दिख रहा है फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हो रहा है तो 680 इक्वल टू 640, और ये क्या होता है, ये ऑब्जर्वर है, ये अगर सोर्स है तो v प्लस वी ऑफ ऑब्जर्वर मीन 17 और v, और ये क्या होना चाहिए माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है बढ़ रही है, तो ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली क्या होनी चाहिए माइनस, क्योंकि कम होगी तभी तो वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये हो जाएगा v माइनस वी बी। अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे हमें वी बी की वैल्यू चाहिए। तो ये दिख रहा है ये कितने टाइम जा रहा है यहाँ पे हम इसको पहले तो 2 से काट देते हैं, यहाँ पे 2 से यहाँ पे कितना आ जाएगा 34, ये कितना हो जाएगा 32, फिर ये कितने टाइम जा रहा है यहाँ पे वापस से 17 होगा, ये कितना होगा 16, तो ये दिख रहा है 17/16 इक्वल टू वी प्लस 17 और वी माइनस वी बी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 17v माइनस 17vv इक्वल टू 16v और प्लस 17 इंटू 16। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब ये देखेंगे यहाँ पे, तो पहले एक साइड कर लेते हैं v वाले को, तो ये आ रहा है v माइनस 17 इंटू 16 इक्वल टू 17 इंटू वी बी। ठीक है, 17 से अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो v बाय 17, ये 17 या 17, तो ये क्या हो जा रहा है कैंसिल हो जा रहा है। तो आ क्या रहा है हमारे पास, यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल आ रहा है, क्योंकि हमने क्या देखा यहाँ पे 17 से एक्चुअल में लास्ट में डिवाइड ही करना पड़ता है, तो ये आ रहा है v बाय 17 माइनस 16 इक्वल टू वी बी। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना आ रहा है। v की वैल्यू क्या रखना है यहाँ पे 340, तो यहाँ पे 340 बाय 17 माइनस 16 इक्वल टू वी बी, तो कितना जा रहा है 20 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि 17 2 जा, तो 20 माइनस 16 कितना आ रहा है वी बी 4 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा यहाँ पे हमारे पास, बी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव। ये दिखाया कार इज मूविंग विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स अ रोड साइड सोर्स दैट एमिट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 850। तो 850 हर्ट्ज से सोर्स एमिट कर रहा हूँ, कार किससे आ रहा है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बट यहाँ पे कैसा है मीटर पर सेकेंड, तो इसको 5/18 करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, तो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ गई कार की 20 मीटर पर सेकेंड। द कार ड्राइवर लिसन टू साउंड वाइल अप्रोचिंग द सोर्स एंड अगेन वाइल मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स आफ्टर क्रॉसिंग इट। तो यहाँ पे पूछा है द डिफरेंस ऑफ, तो पहले क्या रहा है अप्रोच कर रहा है, फिर क्या कर रहा है अभी जा रहा है सोर्स से, कार और कार। ठीक है, यहाँ पे फिर से पूछा है डिफरेंस, तो मैंने कहा था उसके लिए याद कर लेना 2n v ऑफ ऑब्जर्वर मीन्स v ऑफ कार हो जाएगा यहाँ पे अपॉन v वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे साउंड का। तो 2 और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी थी
850, वी ऑफ कार कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड, तो ये कितना है 340। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 17, और ये कितना आ जाएगा 17, 5 जाओ, ये कितना 2 × 50 कितना हो जाएगा 100। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था आप उसको सीधा है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बनाता है वो। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है क्वेश्चन, व्हेन टू ट्यूनिंग फॉर के एंड बी आर साउंडेड टुगेदर 4 बीट पर सेकंड आर हेard, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर के इज 384, बी का। तो ए बी को कर रहे हो, बी का दे रखा है 384, और अगर कितना 4 बीट दे रखा है तो ए का कितना होना चाहिए, या तो 388 होना चाहिए या फिर 382 होना चाहिए। आप ऐसे ही कंपेयर करिएगा। ठीक है, और ये कितना दे रहा था यहाँ पे 4, हम लोग यहाँ लिख देते हैं कन्फ्यूजन ना हो हमारे लिए। ठीक है, व्हेन वन ऑफ द प्रोंग्स ऑफ द फॉर के इज फील्ड, अब ए को क्या करते हैं फील्ड, मैंने कहा था जब फील्ड करते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जानी चाहिए इंक्रीज़। तो अगर 388 से ज़्यादा चलेंगे तो 389, 390, 391 इस तरह, और 382 से चलेंगे 383, 84 और 385 इस तरह। ठीक है, अब जब बी के साथ तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, बीट फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज, मीन डिफरेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर 384 है, ठीक है, ये तो फिक्स है, और अगर हमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करना है तो यहाँ पे दिख रहा होगा अगर 383, 384 अगर ये होता तो क्या हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है। बट अगर इसके लिए हम लोग देखेंगे तो ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, एक्चुअल में इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पे भी हमारे पास एक ही ऑप्शन के बारे में कह रहा था, तो हम एक ऑप्शन तो यहाँ पे 388 कर देंगे। बट अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ बोथ ऑप्शन होता, तो देखिए यहाँ पे बोथ ऑप्शन कैसे से आता, क्योंकि ये जैसे 384 को क्रॉस करता, ठीक है, जैसे ही क्या करता है, जैसे 385, 386, 387, तो वापस से बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता, बढ़ने लगता। तो बोथ ऑप्शन भी यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्ट। बट हमें एक ऑप्शन की बात कर रहा है, तो पहले कौन सा आएगा, 388 वाला। ठीक है, तो कभी बोथ ऑप्शन दे दे, एक बार दिया था तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, बोथ ऑप्शन पे भी नोटिस करना है, बोथ आएगा तो पहले बोथ पे जाइएगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, डॉपलर इफेक्ट और बीट फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन हमने रिवाइज कर लिया। इसी के साथ ही आपका SHM और वेव ऑसिलेशन वाला चैप्टर हमारा खत्म होता है।